हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम रीट का जो नया एक टॉपिक जुड़ा है वो हम कर रहे थे। हमने बीमा और बीमा के प्रकार कर लिया था, हमने बैंक और बैंक के प्रकार भी कर लिया था। आज हम करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कहते हैं, वो क्या होता है और उसके क्या कार्य होते हैं, वो भी हमारे सिलेबस में है, तो वो हम देखने वाले हैं। उसके साथ में एक चीज और, जो बैंक के जो कार्य है, वो बैंक के कार्य मैंने आपको शायद लास्ट वाले में नहीं बताया था, लेकिन बैंक के कार्य वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि बैंकों के कार्य कौन से होते हैं। ठीक है ना। देखिए, भले आपने देखा होगा, आप बैंक क्यों जाते हो? बैंक में आप इसलिए जाते हो क्योंकि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया होता है और वहां पर आपको क्या होता है, आपकी जमाएं स्वीकार करवानी पड़ती है, आप अपना डिपॉजिट करते हो वहां पर, है ना। बैंक आपको वो, आप जब भी डिमांड करते हो वो डिपॉजिट आपको देता है। ठीक है ना। इसके अलावा बैंक और क्या देता है, बैंक से अगर आप कोई लोन लेते हो तो वो लोन भी बैंक आपको प्रदान करता है। इसके अलावा बैंक जो है बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, है ना। ये सब क्या है, ये बैंक के कार्य कहलाते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिख रखे, देखिए आप, बैंक के जो कार्य होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, जमाएं स्वीकार करना, देखिए यहां पर जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये जो दोनों कार्य होते हैं, ये प्रमुख कार्य होता है बैंक का। ठीक है ना। एक तो जमा स्वीकार करना, एक लोन देना। ठीक है ना। जमा कैसे स्वीकार की जाती है? जमा स्वीकार की जाती है खातों के माध्यम से। आपका खाता बचत खाता भी हो सकता है, आपका खाता चालू खाता भी हो सकता है। इसके माध्यम से बैंक क्या करता है, जमाएं स्वीकार करता है। ठीक है ना। और इस पर आपको हो सकता है बचत खाता है तो वहां पर, चालू खाता है तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी देता है। वैसे चालू खाते पर ब्याज नहीं होता है, लेकिन बचत खाते पर देता है। ठीक है ना। उसके अलावा ऋण प्रदान करता है, जो बैंक है वो आपको ऋण भी देता है, लोन भी देता है। लोन जो है वो बहुत सी चीजों के लिए मिल सकता है आपको। सबसे पहले आपको गृह ऋण मिल सकता है, उसके अलावा आपको विवाह ऋण मिल सकता है, उसके अलावा आपको शिक्षा ऋण मिल सकता है। ठीक है ना। उसके अलावा आपको कोई भी मशीनरी पे आपको ऋण मिल सकता है। आप अगर गांव में रहते हो तो आपको खाद बीज वगैरह इन सब के लिए भी ऋण मिल सकता है। ठीक है ना। तो इन सब के लिए बैंक क्या देता है, ऋण देता है। ऋण देता है तो लोन पर वो थोड़ी बहुत ब्याज भी वसूलता है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे, साख निर्माण। अब ये साख निर्माण क्या होता है, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा अगर जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो। साख निर्माण का मतलब होता है, बैंक क्या करता है, अभी अपन ने देखा ऋण प्रदान करता है, तो ऋण जब देता है तो वो उस ऋण पर थोड़ा बहुत ब्याज भी वसूलता है, थोड़ा बहुत ब्याज भी वसूलता है। तो वो जो ब्याज वसूलता है उससे क्या होता है, वो जो ऋण दिया उससे बैंक का पैसा और क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे ऋण दिया 1 लाख रुपए, ब्याज वसूला, तो ब्याज वसूलने के बाद एक नियत तिथि के बाद जब वो ऋण लौटाया तो ब्याज वसूलने के बाद 1 लाख का बैंक ने 1.5 लाख कर दिया। यानी वहां पर जो 50 लाख है, 50,000 है, सॉरी, वो 50,000 बैंक ने क्या किया, साख का निर्माण किया। यानी 1 लाख का 1.5 लाख कर दिया। तो इसी को बोलते हैं साख निर्माण। क्या बोलते हैं, साख निर्माण। ठीक है ना। अब चलते हैं एजेंसी सेवाएं। एजेंसी सेवाएं कौन सी होती है, आपने देखा होगा, विनिमय बिल होते हैं, विनिमय बिल। उसके अलावा जो चेक होते हैं, उसके अलावा जो ड्राफ्ट होते हैं, इनको आप किसी भी बैंक का किसी भी बैंक में लगा सकते हो। तो बैंक जो है वो आपको एजेंसी सेवाएं देती है। आपको चेक, आप एसबीआई का है, आपने पीएनबी में लगा दिया, आपने किसी भी दूसरे बैंक में लगा दिया, तो एजेंसी सेवाएं भी जो बैंक है वो प्रदान करता है। अन्य सेवाएं, अन्य सेवाओं में अभी जो हमारी जो ज्यादा चल रही है वो अन्य सेवाएं ही है ना। जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड सुविधा हो गई, एटीएम हो गई, लॉकर सुविधा हो गई, है ना। यहाँ पे देखिए आप, इंटरनेट बैंकिंग का यूज बहुत से जने आप में से करते होंगे आजकल। इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, मोबाइल, ठीक है ना। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड, आजकल क्रेडिट कार्ड का यूज भी काफी होने लग गया है। ठीक है ना। तो क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके साथ में ये क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। उसके साथ में एटीएम कार्ड तो सभी के पास होगा मेरे ख्याल से, जिसको डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा लॉकर सुविधा भी बैंक प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग में आपके पासवर्ड और आपका एक यूजर आईडी बनी हुई होती है। मोबाइल बैंकिंग में भी सेम चीज होती है। क्रेडिट कार्ड में आपको एक निश्चित समय तक एक पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। एटीएम आप जानते ही हो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जहां से आप आपका पैसा निकाल सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, वहां पर कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब जो सुविधाएं आपको वहां पे दे रखी हो। ठीक है ना। उसके अलावा लॉकर सुविधा, बैंक एक निश्चित राशि काट कर एक निश्चित पैसा लेकर आपको लॉकर सुविधा भी देती है, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, आपके जो भी महंगे गहने वगैरह है, जो भी सिल्वर के हो, भले ही गोल्ड के हो, वो आप वहां पर लॉकर में रख सकते हो। ठीक है ना। तो ये अन्य सेवाओं के अंदर आती है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, अब खाते कितने प्रकार के होते हैं बैंक में। तो बैंक में जो मेन खाता होता है वो होता है बचत खाता, चालू खाता, अवधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, है ना। अब देखिए, बचत खाता क्या होता है, ये आपके पास सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, ये लगभग सभी के ओपन हुआ होता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, खास तौर से नौकरी पेशा, ठीक है ना, या फिर जो छोटे बचतकर्ता होते हैं, कौन होते हैं, छोटे बचतकर्ता, वो खुलवाते हैं। ठीक है ना। इसमें एक निश्चित ब्याज भी दिया जाता है, लेकिन ब्याज की जो दर होती है वो कम होती है। ठीक है ना, बहुत कम होती है, 4%,
3% ऐसी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं चालू खाता। चालू खाता जो है वो व्यापारी लोग जो है वो खुलवाते, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुलवाते हैं, और इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है ना। अवधि जमा खाता जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है ना, या सावधि जमा भी बोलते हैं। तो इस फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, इस फिक्स डिपॉजिट में आप कोई भी एक पेमेंट देते हो कि वो 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक किसी भी टाइम तक, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आप फिक्स डिपॉजिट पे वो रखवा सकते हो। उस पर एक नियत तिथि तक ब्याज मिलता है, नियत ब्याज आपको मिलता है। इस पे जो ब्याज की दर होती है वो ऊंची होती है ना, क्या होती है, ऊंची होती है ना, ज्यादा ब्याज मिलता है, लगभग 6%, 6.5%, 7% किसी किसी बैंक में, ठीक है ना। एक होता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता आप एक मान लो आरडी का नाम आपने सुना होगा, इससे आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आरडी जो होती है इसमें मतलब हर महीने जो है अधिकतर ये हमारे पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं बहुत से जने, तो इसमें हर महीने जो एक नियत जो पेमेंट है वो आप जमा कराते हो बैंक में, और एक निश्चित अवधि तक वो आपको जमा करवाना पड़ता है, फिर उस पर आपको ब्याज मिलता है, ठीक है ना। इसको आप बीच में नहीं निकाल सकते हो, अगर आप निकालना चाहते हो तो उसकी सुविधा जरूर बैंक देता है, लेकिन बीच में निकालने से आपको लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कहलाती है आरडी। तो ये हो गए बैंक के कार्य और किस प्रकार के खाते आप खुलवा सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले केंद्रीय बैंक होता क्या है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, इसी तरीके से हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक होता क्या है, रिजर्व बैंक सबसे पहले आपको बता देता हूं कि केंद्रीय बैंक होता क्या है। केंद्रीय बैंक वो बैंक होता है जो मौद्रिक, क्या चीज, मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को नियमित करता है, प्रणाली को नियमित या नियंत्रित करता है, ठीक है ना। वो कहलाता है हमारा, कौन कहलाता है, केंद्रीय बैंक। और हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। तो मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली का जो नियंत्रित करता है या स्थिर करता है उसको कहते हैं, एक जो बंदा है एसीएलडे, उन एसीएलडे ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो यही दी है कि वह बैंक जो मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता हो और स्थिर करता हो उसको कहते हैं हम क्या, केंद्रीय बैंक, ठीक है ना। हमें केंद्रीय बैंक की डेफिनेशन पता पड़ गई। अब भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, तो वही जो हमारे देश में मौद्रिक और वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं हम क्या, वित्तीय आप यहां से हटा दीजिए, बैंकिंग प्रणाली हो, सॉरी, ठीक है ना। मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को जो नियंत्रित करता है उसको हम आरबीआई कहेंगे, हमारे देश का, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भारतीय रिजर्व बैंक आया कब, तो इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 1935 से मानी जाती है, ठीक है ना। एक बैंक के रूप में आया था ये, ठीक है ना। इसका जो कार्यालय था वो था कलकत्ता में। कहां पर था, कलकत्ता में। लेकिन 1937 2 साल बाद ही ये मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी जो इसका कार्यालय है मेन वो मुंबई में ही है, ठीक है ना। उसके अलावा उस समय ये एक निजी बैंक था, लेकिन 1949 में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है ना। 1949 में, कब किया गया, 1949 में। इसकी स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को है, ये किसके तहत की गई, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम एक्ट है ना, 1934, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। ये तो हो गई कब आया ये और कैसे रहा। अब इसका जो संचालन है वो कैसे होता है, वो होता है एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड करता है। कौन करता है, एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, वो इसका संचालन करता है, ठीक है ना। इस बोर्ड के द्वारा ही सारे निर्णय किए जाते हैं, ठीक है ना, सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अब क्या होता है ये बोर्ड, इस बोर्ड के अंदर सबसे ऊपर जो होता है वो होता है गवर्नर। अभी हमारे जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है ना। ओके, इससे पहले थे उर्जित पटेल, उससे पहले थे रघुराम राजन, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नर के बाद होते हैं उप गवर्नर। ये उप गवर्नर जो होते हैं ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, उप गवर्नर जो है वो 4 होते हैं, ठीक है ना। 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, वहां पर 4 उप गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है कार्यपालक निदेशक। क्या, कौन होता है, कार्यपालक निदेशक, ठीक है ना। इसके बाद होता है प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद होता है प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक। कौन होता है, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ठीक है ना। इसके बाद होता है मुख्य महाप्रबंधक। कौन होता है, मुख्य महाप्रबंधक। इसके बाद होता है महाप्रबंधक, ठीक है ना। और इसके बाद होता है उप
महाप्रबंधक, ठीक है ना। उप महाप्रबंधक के बाद जो है वो होता है सहायक महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक के बाद होता है प्रबंधक, प्रबंधक के बाद होता है सहायक प्रबंधक, और सहायक प्रबंधक के बाद होता है सहायक कर्मचारी या स्टाफ, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से निदेशक बोर्ड होता है जो कि इसमें सारे डिसीजन इसी बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आरबीआई के कार्य। अब आरबीआई के कार्य में देखिए आप, सबसे पहली चीज मुद्रा जारी करता। आरबीआई जो है वो मुद्रा जारी करता होता है, मुद्रा जारी करता। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मुद्रा जारी करता तो होता है, लेकिन जो 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है वो ये जारी नहीं करता है। कौन जारी करती है? सरकार, ठीक है ना। उस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव, जो हमारे भारत के जो वित्त सचिव होते हैं ना, वो हस्ताक्षर करते हैं 1 रुपए के नोट पर, और वो सरकार जारी करती है। बाकी सभी हमारा रिजर्व बैंक जारी करता है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक जारी करने के लिए क्या करता है? रिजर्व बैंक जो है वो जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, न्यूनतम कोष प्रणाली, ठीक है ना। ये प्रणाली जो है वो 1956 से काम में ली जा रही है, ठीक है ना। इस प्रणाली के तहत 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति ये होना जरूरी है। यानी ये 200 करोड़ की जो एक तरीके से रिजर्व है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होना जरूरी है, तो वो पर्याप्त मात्रा में नोट जारी कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मौद्रिक प्राधिकारी, यानी जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति जो होती है, उस मौद्रिक नीति का जो संचालन है वो भी ये करता है। मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाती है? हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के लिए बनाई जाती है। अर्थव्यवस्था में एक खास जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है स्थिरता। किसकी स्थिरता? मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है, यानी ये मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में काम करता है। वित्तीय प्रणाली का विनियामक, यानी अब वित्तीय प्रणाली का विनियामक का मतलब जितनी भी वित्तीय प्रणाली होती है बैंकों के बीच में, उसका विनियामक यानी उसको जो संचालित करने वाला होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा आरबीआई, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम विदेशी मुद्रा प्रबंधक। अब ये क्या होता है? देखिए, आप जो भी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार या कुछ भी होता है, उसमें भुगतान होता है, पैसा बाहर से आता भी है, तो उसका जो प्रबंधन जो करता है वो कौन करता है? वो करता है हमारा आरबीआई, ठीक है ना। उसके अलावा सरकार का बैंकर, सरकार को आर्थिक सहायता भी देता है ये, ठीक है ना। कभी कभी जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो आर्थिक सहायता भी देता है आरबीआई, ठीक है ना। उसके साथ में सरकार का, हमारा बैंक तो होता है व्यापारिक बैंक, सरकार का बैंक जो व्यापारिक बैंक होता है वो कौन होता है? आरबीआई होता है, ठीक है ना। सरकार का व्यापारिक बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है, ठीक है ना। और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी देता है, ठीक है ना। बैंकों का बैंकर का मतलब जो हमारे जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका बैंक कौन कहलाता है? उनका बैंक आरबीआई कहलाता है, ठीक है ना। इन बैंकों को अगर मान लो कोई भी बैंक अगर फेल हो गए तो अंतिम ऋणदाता के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो आरबीआई करता है, ठीक है ना। इन बैंकों को सारी सुविधाएं जो है, उनका जो नियंत्रण है, नियमन है, वो सब कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है ना। जो अनुसूचित होते हैं खास तौर से, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सूचना प्रकाशित करना। जो आरबीआई है वो मासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक सूचनाएं या प्रकाशन भी प्रकाशित करवाता है, जिसमें जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया बुलेटिन हो गया, ठीक है ना, बुलेटिन हो गया। उसके साथ में करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट हो गई, ठीक है ना। ये सारी एक तरीके से प्रकाशन भी ये करता है। विकास की भूमिका, यानी सरकार को एक तरीके से मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मार्गदर्शन के विकास के रास्ते किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आरबीआई के मुख्य कार्य होते हैं। उसके साथ में एक और कार्य होता है इसका, वो होता है साख नियंत्रण, ठीक है ना। साख नियंत्रण का कार्य भी ये करता है। वहां पे अपन को नहीं जाना है, हमारे सिलेबस में इतना डीपली नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इसके कार्य हो गए। कैसे काम करता है इसका जो निदेशक बोर्ड क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, वहां पर भी वो चीजें मैंने आपको बताई। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बैंकों का प्रमुख कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। आरबीआई के जो कार्य है उसमें न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है? 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? सरकार जारी करती है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करना जरूरी है। कब स्थापना हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कार्यालय कहां पर था स्थापना के समय? तो कलकत्ता में। बाद में कहां गया? मुंबई में। अभी कहां है? मुंबई में। कौन से अधिनियम के तहत? 1934 के अधिनियम के तहत। अभी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका आरबीआई और आरबीआई के कार्य।